ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यानी कि हम 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं और अब 1.4 की तरफ बढ़ लेते हैं। धीरे धीरे आगे भी बढ़ते जाएंगे और पीछे वालों के टेस्ट लेते जाएंगे। उम्मीद है कि लॉकडाउन में उतना जरूर कर लेंगे कि सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस खींच के नवंबर तक एंड फिर भी हो जाए। हम लॉकडाउन में भी इतना आराम से कर लेंगे। फिर भी किसी बच्चे को अगर दिक्कत रहती है तो पर्सनली ढंग से भी चाहे जैसे भी टाइम चाहे ले सकता है और अपने उस टॉपिक को क्लियर कर सकता है जो उसका बाई चांस रह गया है। चलिए आज टॉपिक आता है अपना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? जैसे अगर इसके नाम से देखो ना, कंपोजिशन, कंपोजिट से बना कंपोजिशन, यानी कि एक से ज्यादा चीजें मिला के जब एक बने तो उसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। यदि आप जनरल लाइफ की बात कर लो ना, तो जनरल लाइफ का सबसे अच्छा एग्जांपल आपने जो शर्ट डाल रखी है ना, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। जो आपने शर्ट डाली हुई है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। मैंने जो शर्ट डाली, पैंट डाली, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। उसको भी छोड़ दीजिए। आप और एग्जांपल लेना चाहें, रोड पे निकल जाइए, गाड़ियां घूम रही, सारी की सारी गाड़ियां कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक्चुअली उसमें इंजन कोई और चीज, चेसी उसकी कोई और चीज, टायर कोई और चीज, अलग अलग सारी चीजें मिलके एक चीज बनाती है जिसे आपने गाड़ी कहा, जिसे आपने कार कहा। अब यानी कि अलग अलग फंक्शनिंग एक फंक्शनिंग के साथ आके वो एक चीज बना गई, उसे कंपोजिट फंक्शन कहा। जैसे अगर मैं मेरी शर्ट की बात करूं तो ये शर्ट में कॉटन भी लगा है और इसमें कोई ना कोई कलर भी लगा है, सिलते हुए धागे भी लगे हैं, ये बटन भी लगे हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें मिलके एक चीज आउटपुट आई और आउटपुट क्या आई? मेरे पास शर्ट आई। मेरी बात को समझे? यानी बहुत सी चीजें मिलके जब एक आइडेंटिकल चीज बनाते हैं जिसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, उसे हम कंपोजिट ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। यानी कि बहुत सी अलग अलग चीजें मिली और एक नया रिजल्ट हमारे पास आया। हम जूते डालते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि उसका सोल किसी और चीज का होता है, उसमें कपड़ा भी लगा होता है तो लेसिस होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोहा, कहीं ना कहीं पित्तल भी लगा होता है जो आपके वो जिसमें से वो लेसिस डालते होते हैं, वहां वाला हिस्सा, नीचे कई बार रबड़ भी होता है, कई बार कोई और फैब्रिक भी होता है। तो अलग अलग चीजें मिलके एक जूता बना और जूता फाइनली जूते की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। जबकि जूता ऐसा तो है नहीं कि कोई एक चीज किसी मशीन में डाली और जूता बाहर आ गया। बहुत सी चीजों का कंपोजिट होके एक चीज बाहर निकल के आई जिसे हमने क्या कहा? जूता कहा। और वही एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जनरली अगर मैं मैथमेटिकली कहूं, ये बात समझ आई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब कि अगर कुछ अलग अलग चीजें मिलके एक रिजल्ट मुझे एक आइडेंटिफिकेशन रिजल्ट देते हैं, यानी कि जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसकी अपना एक अस्तित्व है, वो चीज जब आउटपुट में आती है तो उसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जनरल लाइफ में कोई एग्जांपल ले लो, लाइट जल रही है तो बल्ब ले लीजिए, वो भी कंपोजिट है। अगर आप फैन की बात करो तो वो भी कंपोजिट फंक्शन है। इस मोबाइल में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी कंपोजिट ऑफ फंक्शन है। यानी कि जिसमें बहुत सी चीजें मिलकर एक फंक्शनिंग का जो काम कर रही हैं वो भी एक क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। अगर मैं मैथमेटिकली कंपोजिट फंक्शन की बात करूं, मैथमेटिकली जो आपके लेवल की बात कर रहे हैं, तो कंपोजिट फंक्शन की हम जनरली बात क्या करते हैं? मान लेते हैं लेट f from x to y be a function, f from x to y and g from y to z are two given functions, are two given functions, are two given functions। मान लेते हैं मेरे पास f और g दो आपके पास गिवन फंक्शंस है। अब अगर मैं ये कहूं कि एक मैं मैप जनरेट करता हूं, एक मैप जनरेट करता हूं, एक मैप जनरेट करता हूं और उस मैप को किस ढंग से? ये कहते हैं कि एक मैप जनरेट करता हूं कि प्रत्येक एलिमेंट कहां से? f से g में या g से f में। मतलब समझना, अगर मैं इफ
we draw a map, we draw a map g of f, we draw a map g of f, g of f भाई कहां से, g of f कहता है x to z, इसका मतलब समझा, मैं जरा वेट करना, g of f from x to z, from x to z, then it is called composite function, then it is called composite function। जरा ज्यादा जोर मत देना दिमाग पे, कहीं पजल हो जाओ भाई, सिर में दर्द हो जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, डेफिनेशन पे ज्यादा भाग लड़ने की जरूरत ना, ज्यादा जोर देने की जरूरत, सिंपली वे से आराम से पढ़िए, अपने आप समझ में आता जाएगा। मतलब क्या था, मान लेते हैं ये मेरे पास एक सेट है f की डोमेन, किसकी डोमेन थी, f की, यानी कि x, ओके, ये मेरे पास y और ये मेरे पास z, मैंने तीन ही तो बात ले रखी है, देख लीजिए, x y और z, सब तीन ही बात ली, यानी कि ये मेरे पास x, ये मेरे पास y और ये मेरे पास z, x से कोई बात नहीं भाई, f में, y से तो भाई z जा रहा था, g जा रहा था, y से z पे g जा रहा था, एक फंक्शन, इसका मतलब ये फंक्शन बना मेरे पास, जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये फंक्शन fx था, और जब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहुंचा तो ये मेरे पास फंक्शन gx था। अब आ जाइए, अब मैं डायरेक्ट मारता हूँ, यानी कि मतलब क्या किया, मैंने कॉटन डाला, कलर डाला और मेरे पास शर्ट बाहर आई, तो शर्ट कैसे, अब डायरेक्ट मैं जब नाम लूंगा, चला मैं यहाँ से था, पहुंच शर्ट पे गया, यानी कि मैंने सबसे पहले कॉटन डाला था जिससे फैब्रिक बना होगा, कलर वालर मिले होंगे, शर्ट बाहर आई होगी, तो क्या कहोगे, इनपुट यहाँ से स्टार्ट हुई और आउटपुट यहाँ पे जाके रुकी। अब इनपुट कौन थी, x वाली, यानी कि ये जो फंक्शन बना, ये फंक्शन बना g of fx, ये फंक्शन क्या बनता है, g of fx। इस डायग्राम को ऐसे पिक्चराइजेशन बना लेना और ज्यादा जोर अभी भी मत देना, इस पे अभी भी ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे। अब आ जाइए जरा, मैंने क्या कहा, ये x f y z वगैरह वगैरह, और ये फंक्शन डिफाइंड हो गया g of fx, जरा इसका मतलब समझ लो, थोड़ी सी देर में फिर हम वापस इसी रामायण पे आने वाले हैं, थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं f एक फंक्शन है 1 2 से 5 6 पे, 1 2 से 5 6 पे, g एक फंक्शन मैंने ले लिया 5 6 से 12 8 पे। अब ध्यान से सुनना जरा, मैंने कहा f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू 5 है और f2 की वैल्यू 6 है, f2 की वैल्यू कितनी है, 6, ज्यादा मत जोर देना, अभी भी हल्के में ही रहना, ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत लंबा चलना है, प्यार से संभाल लेंगे। मान लेते हैं g5 की वैल्यू 12 दे रखी है और g6 की वैल्यू 8 दे रखी है, g6 की वैल्यू 8, वो कहता है g of fx निकालिए। अब जो समझाने जा रहा हूं उसको प्यार से, उसने कहा g of fx निकालिए, इसका मतलब अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, मैंने कहा g of fx निकालिए, निकल गया भाई, अभी थोड़ा सा वेट, g of fx निकालिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अब ये कहता है आपको g of fx निकालना था भाई, यार बड़ी लड़ाई है, ये तो इस टाइप का तो मैंने कभी इससे पहले किया ही नहीं, मैंने तो फंक्शन इस टाइप के निकाले थे, fx की वैल्यू निकाल ले, gx की वैल्यू निकाल ले, hx की वैल्यू निकाल ले, इस टाइप की वैल्यू निकालने की बारी आई थी ना, इसमें तो कुछ और महाभारत हो रही थी। एक काम कर लेते हैं, मैंने fx को t ले लिया, fx को क्या लिया, t, यानी कि बेहर fx is equal to t, बेहर fx is equal to t, g of fx is equal to, मैंने क्या, अब क्या बन गया ये, fx को t लिया तो g of t। अब अगर मुझे g of t की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनो, g
ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब यार टी की वैल्यू मैं पुट करता जाऊंगा और फंक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालता जाऊंगा। अब टी क्या है? fx। टी क्या है? fx। यानी कि अगर मुझे gt निकालना है तो भाई डायरेक्टली जैसे अगर fx निकालते थे तो x की वैल्यू रखते जाते थे, y की वैल्यू आती जाती थी। यही बात तो प्रोसीजर यहाँ करते हैं कि g की वैल्यू t की वैल्यू रखते जाएंगे, g की वैल्यू आती जाएगी। अब t की वैल्यू रखें कहाँ? t तो क्या है? fx। t क्या है? fx। और fx क्या है? fx क्या है? फिर प्यार से आ जाइए। t क्या थी? fx, क्योंकि हमने लिया t fx। पर fx क्या है? fx क्या है भाई? fx is range of f। fx क्या है? रेंज ऑफ f है, यानी कि आउटपुट ऑफ f। सही बात है। fx क्या है? रेंज ऑफ f। अब यहां पर t क्या है? इसका मतलब t, क्योंकि fx क्या था? t इज रेंज ऑफ f। t क्या है? इज रेंज ऑफ f। सही बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब t क्या है? रेंज ऑफ f। पर gt में बट इन g ऑफ t में t इज डोमेन ऑफ g। gt में जो ये t होता है यानी कि जो इनपुट होता है वो तो उसकी डोमेन होती है किसी भी फंक्शन की। fx से पूरा की हमने बात की, जब पूरा बोला तो इसका मतलब हम आउटपुट की बात करते हैं। जब अकेले x की बात करते हैं तो हम इनपुट की बात करते हैं। और ये जो अकेला x होता है ये तो मेरे पास डोमेन कहलाती है। क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। इसका मतलब यहां पर जब पूरे gt की बात करूं तो gt तो पूरा gt तो g की रेंज है, पर अकेले t की बात करूं तो डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ g है। किसकी डोमेन है? g। अच्छी बात है भाई। अब बारी क्या है? अब बारी ये आई कि t डोमेन ऑफ g है। इसका मतलब ये हुआ gt डिफाइंड कब है? यानी कि t डोमेन ऑफ g पर t है क्या? रेंज ऑफ f। इसका मतलब ये हुआ g ऑफ fx में जो fx है वो f की रेंज है, पर वहां पर घूम के वो g की डोमेन है। इसका मतलब g ऑफ t डिवाइड तब होगा जब t डोमेन ऑफ g हो। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, रब कर देते हैं, फिर देखेंगे। क्यों टेंशन लेते? ज्यादा टेंशन मत लेना, प्यार से करते हैं। अब समझ में आ गया? रब करने के बाद अब मेरे ख्याल में आ गया। ज्यादा परेशान हैरान मत होना ज्यादा, ठीक है? ये किया रब, और मेरे ख्याल में रब करने के बाद अब सारा पूरा समझ आ गया। तो आ गया ना समझ में? हाँ मेरे ख्याल में आ गया। फिर दोबारा फिर वही बात करते हैं। हमने कहा ये मेरे पास एक सेट x है, ये मेरे पास सेट y है, और ये मेरे पास सेट z है। यहां से यहां फंक्शन मैंने f था, इस पे अब ज्यादा मत जोर देना जो मैं बोल रहा हूं, अभी तक मत देना। बाद में जब समझाऊंगा तब अपने आप दे देना मैं समझा क्या है। मैंने ये फंक्शन कहा g ऑफ fx। यहां पर fx है और यहां पर वैसे ये फंक्शन g था तो gx है। जब ये डायरेक्ट जाएगा तो g ऑफ fx कहलाएगा। क्या कहलाएगा? g ऑफ fx कहलाएगा। सही बात है। चलिए बहुत अच्छे बच्चे भाई, हमने तो अपना काम करना कर लिया, ठीक है? चलिए यार gx यहां पर मैं पुट करके जाऊंगा, ये पुट करना तो सही बात मैं कह सकता हूं g ऑफ y कह सकता हूं। चलिए बात करें। चलो ये हो गया g ऑफ fx। अब कहता है कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। आ जाइए, मैंने क्या किया? f एक फंक्शन लिया a टू b। ये राइट डाउन कर लेना, पहले वाला समझने का था, कोई दिक्कत नहीं। यहां से राइट डाउन करना, वहां से भी करना कर लेना, क्योंकि बीच में छोड़ दिया
और जी एक्स फंक्शन मैंने ले लिया x प्लस 3। ओके, बात कर मुझे कहा फाइंड g ऑफ fx, g ऑफ fx। चलिए बहुत बढ़िया, इसका मतलब मुझे चाहिए ना g ऑफ fx का मतलब है g ऑफ fx, g ऑफ fx। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये क्या बना भाई g ऑफ fx, यानी कि fx क्या है भाई x स्क्वायर, कितना है g क्या fx कितना है, ये तो गिवन है भाई x स्क्वायर। यानी कि मुझे कॉस किसकी वैल्यू चाहिए g ऑफ x स्क्वायर की, छोड़ दो, मान लेते हैं मुझे g ऑफ t की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए g ऑफ t की, वे हम t इक्वल टू x स्क्वायर, मैंने थोड़ा सिंपलीफाई बनाने के लिए कर लिया, यानी कि g ऑफ t की। अब g ऑफ t क्या है भाई, नाउ g ऑफ t कितना आया, g ऑफ x है x प्लस 3, तो g ऑफ t कितना होगा t प्लस 3, कितना होगा t प्लस 3, g ऑफ t कितना होगा t प्लस 3। सही बात की गलत, कोई गलत, g ऑफ t आ गया t प्लस 3। पर एक बात बताइए जरा, t था क्या x स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट g ऑफ x स्क्वायर कितना आया x स्क्वायर प्लस 3, और g ऑफ x स्क्वायर था क्या एक्चुअली में g ऑफ fx, यानी कि दिस इज इक्वल टू g ऑफ fx। अब जो बात हम करने जा रहे थे वो समझ लेना। अब इसमें मैंने देखा यार, यहां पर पूरे का पूरा fx g की डोमेन है, क्योंकि पूरे का पूरा fx मैंने इनपुट किया है, और जो इनपुट होता है वो डोमेन होती है, और जो आउटपुट होता है वो रेंज होती है। यानी कि अगर मैं g ऑफ fx निकाल रहा हूं तो सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि fx की रेंज, क्योंकि पूरा fx यानी कि f की रेंज, fx क्या है f, यही बात प्यार से समझना है, ये बस सिर्फ छोटी सी। अगर g ऑफ f निकाल रहा हूं तो ये g ऑफ f डिफाइंड सब और सब तब होगा जब मैं ये बात कहूं कि f की रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g का। यहां पर ये जो fx है ये रेंज ऑफ f है, पर यहां पर किसके साथ क्या काम कर रही है, डोमेन ऑफ g का, क्योंकि पूरी की पूरी g की तो इनपुट है, और जो इनपुट होती है वो क्या होती है फंक्शन की, डोमेन क्या होती है, डोमेन। सही बात है कि इसका मतलब ये हुआ जो f की रेंज है वो g की डोमेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, g की डोमेन, यानी कि डोमेन ऑफ g होनी चाहिए। इसका मतलब पहली बात ये क्लियर हो गया ही, यदि g ऑफ fx आप निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अंदर वाले की रेंज, बाकी छोड़ दीजिए f और g के चक्कर में, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए, ये याद रह जाएगा, वरना डोमेन में तो फंस जाओगे। क्या याद रहेगा, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। कारण क्योंकि ये जो अंदर वाला है यही इस बाहर वाले की इनपुट है, जो ये अंदर वाला है यही इस बाहर वाले की इनपुट है, और जो इनपुट होती है वो क्या होती है, डोमेन। क्या होती है, डोमेन। यानी कि अंदर वाला बाहर वाले की क्या होना चाहिए, डोमेन। क्या होना चाहिए, डोमेन। पर जब इस पे नजर मारी तो ये अंदर वाला तो पूरा fx है, यानी कि ये अंदर वाला तो किसी न किसी की खुद ही रेंज है। किसकी रेंज है, जो
लिखा हुआ है, लिखा कौन है, एफ, तो किसकी रेंज है, एफ की, किसकी रेंज है, एफ की। तो अंदर वाला किसी न किसी की क्या होना चाहिए, रेंज, यानी कि अंदर वाला जिसकी रेंज है वो कंप्लीट फंक्शन, बाहर वाले की क्या होनी चाहिए, डोमेन। इसलिए मैंने कहा अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का क्या होनी चाहिए, सबसेट। या तो ये दोनों बराबर हो या फिर इसकी रेंज इसकी डोमेन का क्या हो, सबसेट हो, तब ये कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होता है। अब इधर आ जाइए, ये फंक्शन है x, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू x, यानी कि ये फंक्शन मैंने f में डाला, x की वैल्यू डाल ली, तो मेरे पास fx आया। अब ये कंप्लीट fx है, जब मैं g में डालूंगा तो मेरे पास g ऑफ fx आएगा, यानी कि क्या आएगा, g ऑफ fx आएगा, g ऑफ fx है। अब बाहर ये x क्या था, x थी डोमेन ऑफ f, क्योंकि जो इनपुट की स्टार्टिंग हुई, पहले मैंने क्या किया, fx में x रखा, फिर जो आउटपुट हुई fx हुई, और वो fx जो आउटपुट हुई वो मैंने g में रखा। किस में रखा, g में रखा, किस में, g में रखा। और फिर मेरे पास g में रखने के बाद g ऑफ fx आया। अभी भी नहीं बात क्लियर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इतनी टेंशन मत ले। हम बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन मुझे डिफाइन करना है तो अंदर और बाहर वाले का चक्कर पड़ता है। जैसे बाय चांस मुझे कहते हैं f एक फंक्शन है x टू y, और g फंक्शन है मेरे पास a टू b, कोई बात नहीं, नोटेशन डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कह दे f ऑफ g निकाल, f ऑफ g निकाल, तो सबसे पहले क्या देखूंगा, अंदर वाले की रेंज। सबसे पहले f ऑफ g इज डिफाइंड इफ, कब इफ, अंदर वाले की रेंज ऑफ g, अंदर वाले की रेंज यानी कि रेंज ऑफ g इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। सब आपको ये बात हर हाल में, सबसे पहले जब कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड की बात करते हैं, यार ये शर्त तो तब निकलेगी ना जब मैं कॉटन डालूंगा, कॉटन डाल के फैब्रिक बनेगा। अगर सामने वाली मशीन उस फैब्रिक को लेगी ही नहीं तो ये शर्ट मुझे वापस देगी कैसे, मेरी बात को समझे। फिर दोबारा, पहले मैंने क्या किया, यहां कॉटन डाला, क्या डाला, कॉटन डाला, कॉटन से मेरे पास फैब्रिक बना, क्या बना, फैब्रिक बना, फैब्रिक बना। अब एक बात बताइए, कॉटन डाल दिया, फैब्रिक बन गया, अब मुझे तीसरी मशीन पे जाना था तो मुझे शर्ट देगी निकाल के, ये तीसरी मशीन है, ये होगी थर्ड मशीन। अब ये थर्ड मशीन अगर बाय चांस इस फैब्रिक को लेगी ही नहीं तो मुझे शर्ट देगी ही नहीं, यानी कि फंक्शन डिफाइंड हुआ ही नहीं। फिर पहले वाले में कॉटन डाला, क्या बना, फैब्रिक, यानी कि आउटपुट, यानी कि ये रेंज ऑफ फर्स्ट है, रेंज ऑफ क्या है, फर्स्ट है। पहले कॉटन डाला, बाहर फैब्रिक आया, जो फैब्रिक बाहर आया वो पहले वाले की क्या है, रेंज है। अगर बाय चांस तीसरे वाली मशीन इस फैब्रिक को ले ही ना, यानी कि उस फैब्रिक के लिए वो मशीन बनी ही ना हो, तो इसका मतलब जब कोई चीज किसी को लेती है, जिसको लेगी तो उसके लिए तो वो डोमेन बना, जो उसने लिया वो उसका क्या था, डोमेन, जो उसने बाहर निकाला वो क्या था, रेंज। अब मैं ये कह रहा हूं, ये तीसरी मशीन इसके बने फैब्रिक के लिए बनी ही ना हो, यानी कि अगर ये बाय चांस इसका ये फैब्रिक ले ही ना पाए तो इसका मतलब क्या हुआ, शर्ट बाहर आएगी ही नहीं, इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन बना ही नहीं, यानी कि शर्ट बनी ही नहीं। समझाई मेरी बात है। अब जो इसने धागा लेना था वो धागा था क्या, वो धागा पहले वाले की रेंज थी, क्या थी, रेंज थी। अब वो रेंज जब ये लेगी
अगर ये रेंज अगर ये लेगी तो ये तो फिर डोमेन बनी ना उसकी, क्या बनी, डोमेन बनी। मेरी बात समझे, यानी कि जो R1 था अगर बाय चांस इसको ये ले रही है तो जब ये इनपुट ले रही है तो R1 है इसका क्या बन गई, इसकी तो डोमेन बन गई ना। और अगर ना लेती तो इसका मतलब इसकी डोमेन नहीं थी, और जब डोमेन है ही नहीं तो स्वाभाविक सेट बननी नहीं, यानी कि कंपोजिट फंक्शन बनना ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बाय चांस आपको कंपोजिट फंक्शन बनाना यानी कि चेक करना बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब पहले वाला यानी कि अंदर जो पड़ा पहले वाले की जो रेंज है वो दूसरे वाले की डोमेन का सबसेट है या नहीं है, यानी कि वो चीज उसके लिए बनी भी है कि नहीं बनी है। अगर बनी है तो इनपुट होगी, अगर बनी ही नहीं है तो वो उसको लेगी ही नहीं। यानी कि अगर कोई मुझे कह दे कि मैं कुछ काम करता हूँ, कुछ खाता हूँ, कुछ काम करता हूँ, हम ये थोड़ा है कि मैं पेट्रोल पी के काम करूंगा, क्योंकि पेट्रोल तो मेरे लिए बना ही नहीं है, ठीक है। यानी कि पेट्रोल मेरी डोमेन हो ही नहीं सकती, मेरी डोमेन तो सादा खाना है, और वो खाना जब मुझे मिलेगा तो मेरी डोमेन, अगर मैं कोई वर्क करता हूँ तो वो मेरी रेंज मेरे पास। इसका मतलब अब पेट्रोल, अब सामने वाला कह रहा मेरे पास तो पेट्रोल है, अब ये पी के काम कर रहा, नहीं करूंगा। इसका मतलब है क्योंकि जो सामने वाला मुझे इनपुट देने की कोशिश कर रहा है वो मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ले ही नहीं सकता, इसलिए मेरे लिए वो मेरी डोमेन है ही नहीं। और जब मुझे मेरी डोमेन मिलेगी नहीं तो मैं आउटपुट यानी कि रेंज भी नहीं दूंगा, कोई काम भी नहीं करूंगा। क्लियर? अब आगे इसका मतलब हमने क्या कहा, अभी तक जो बातें कही वो अभी तक छोटी छोटी सी थोड़ी सी बातें कही, अब फिर दोबारा मतलब हमने ये कहा कि अब जो ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि मैं कहता हूं नाउ ये क्या था, g of fx, g of fx is defined if range of f is a subset of domain of g. Similarly, f of g is defined if range of g is a subset of domain of f. पहली कंडीशन मतलब अगर मैंने ये एक मशीन ली, इसमें कॉटन डाला, कॉटन से मेरे पास यहाँ क्या आया, फैब्रिक आया, और ये फैब्रिक जब थर्ड मशीन में गया तो मेरे पास क्या आई, शर्ट आई। अब भाई अगर ये कॉटन इससे फैब्रिक बना, अगर ये सामने वाली मशीन इस फैब्रिक को लेगी ही नहीं तो मुझे शर्ट देगी नहीं, और जब शर्ट देगी ही नहीं तो आउटपुट कुछ आई ही नहीं, यानी कि फंक्शन बना ही नहीं। इसलिए शर्ट आने के लिए कंडीशन है कि ये मशीन हर हाल में इस फैब्रिक को ले, यानी कि ये मशीन फर्स्ट, ये मशीन सेकंड और ये मशीन थर्ड। तो सबसे एक अच्छा एग्जांपल है कंपोजिट फंक्शन का कि कॉटन डाला, फैब्रिक आया, फैब्रिक अगली मशीन में गया, मुझे शर्ट मिली, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। पर ये कंपोजिट फंक्शन तब है कि यहां से यहां तो मैं पहुंच गया, फैब्रिक तो बन गया, पर अगर ये तीसरी मशीन इस फैब्रिक को लेगी ही नहीं तो शर्ट देगी नहीं। इसलिए कंपोजिट फंक्शन आने के लिए यहां से जो आउटपुट है ये इसके लिए इनपुट भी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ की रेंज यहाँ का डोमेन होनी चाहिए। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा ना इससे थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़े से एग्जांपल पे जाते हैं, फिर थोड़ा सा और क्लियर चले। एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कितना हुआ है? कितना हो गया? 30 बस 5 मिनट और कर दो, 5-7 मिनट। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, जनरल बात मान लेते हैं। अब एक कंपोजिट फंक्शन की बात करें, ये कहता है मान लिया मेरे पास एक f फ्रॉम r टू r है। ये एग्जांपल सामने नोट करना जरा, फिर कॉपी में भी आपके कि जब ये डेफिनेशन लिखो तो यहां से ताकि क्लियर होता है। fx है मेरे पास x क्यूब,
fx क्या है मेरे पास x क्यूब। g कहता फिर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये भी कहता है r टू r और gx है मेरे पास आपके पास x स्क्वायर, gx है x स्क्वायर। कहता है फाइंड f of g and g of f। चलिए दोनों निकालते हैं। कहता फाइंड f of g, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। जब f of g here f of g सबसे पहले जो चेक करना f of g, अंदर वाले की रेंज ये रही, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन यानी कि f की डोमेन का सबसेट, ये दोनों ही RR है यानी कि सबसेट है। फॉर f of g रेंज ऑफ g इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, सबसे पहले ये देखना होता है, यानी कि अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। फॉर f of g रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f का सबसेट, ये ऊपर लिखे मैप से हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। Therefore f of g is defined now f of g निकालते हैं भाई। f of g x, इसका मतलब f of gx, f of gx इसका मतलब है f of gx, gx की वैल्यू कितनी थी भाई x स्क्वायर, gx की वैल्यू कौन है x स्क्वायर, रख दो भाई, यानी कि रिजल्ट किसका आना है f of x स्क्वायर का। अब मैं मान लेता हूं दिस इज इक्वल टू f of t वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू t, सही बात है। अब f of t निकालना, f of t कितना है t का होल क्यूब, यानी कि दिस इज इक्वल टू t का होल क्यूब। अब t था क्या, t तो मेरे पास x स्क्वायर था, यानी कि x स्क्वायर का होल क्यूब, इसका मतलब x की पावर 6, यानी कि g of f x की पावर 6 आई। दिखाई दे रहा है नीचे तक, यानी कि f of gx कितना दे रहा है x की पावर 6 हो गया। समझ में आया? f of gx निकाला तो f of gx f of x स्क्वायर, x स्क्वायर को मैंने t ले लिया तो f of t कितना आएगा, यहाँ t है तो t की क्यूब हुआ, बाहर आके t की क्यूब, t था क्या x स्क्वायर की क्यूब यानी कि x की पावर 6। अब दूसरा निकालते हैं। अब निकाला हमने g of f, क्या निकाला g of fx, तो कितना है भाई g of fx कितना भाई x की क्यूब ना, वैसे ये भी देखना था फॉर g of fx, लिख रहा हूं भाई नहीं तो छोड़ ही दो, g of fx यानी कि जब ये डिफाइंड है कि नहीं है पहले तो ये चेक करेंगे ना, रिजल्ट तो बाद में निकालेंगे। इसका मतलब मैं पहले ये देखूंगा कि f की अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन का सबसेट है कि नहीं। हियर लिखना पड़ेगा, हियर रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, therefore g of fx is defined। अब आगे निकालना पड़ेगा। अब g of f, पहले ये लाइन लिखेंगे फिर ये स्टार्ट करेंगे, गलती मत करना, पहले ये लिखना फिर ये लिखेंगे। तो g of fx बड़ा g of x क्यूब, इसका मतलब g of t कर लो where x क्यूब is equal to t, where x क्यूब is equal to t, सही है। x क्यूब की वैल्यू यदि t है तो g of t है भाई t का स्क्वायर, यानी कि t का स्क्वायर, t क्या था भाई x की क्यूब, वापिस रखो, ये तो सिंपलीफाई करने के लिए रख लिया था हमने, वापिस तो जाना तो x में है ना मुझे, अब वापिस x में पहुंच जाइए। अब g p का तो चक्कर खत्म हो गया, रिजल्ट पे आ गए t स्क्वायर आया, t था क्या x क्यूब, यानी कि x क्यूब का स्क्वायर, और ये कितना बना भाई, ये भी x की पावर 6 बना। यानी कि यहाँ पर f of g और g of f दोनों ही सेम बन गए, हमेशा सेम नहीं होते, याद रखना। मींस
एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ कॉम्यूटेटिव नहीं होते। ये तो कभी कभार इक्वल आ सकते हैं, जैसे इसमें बाई चांस आ गए, पर इसको हम कॉम्यूटेटिव नहीं कहते, कारण क्योंकि कभी कभार इक्वल आते हैं। कॉम्यूटेटिव क्या होते हैं? जो हमेशा हो। पर जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी यानी कि एफ और जी कंपोजिट फंक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होते। दुर्भाग्य या सौभाग्य से यहाँ दोनों इक्वल जरूर आए हैं, इसलिए बाई चांस से इक्वल आ सकते होते हैं। हम बाकी डिस्कस कल करेंगे, आज इससे आगे नहीं जा रहे। कल फिर अगेन यही डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे कि हमें जाना कहाँ है। थोड़ा सा स्लो मोशन में प्यार से करेंगे। थैंक यू।